हेलो बडीज, वीडियो टैबलेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के एग्जाम में आपकी तैयारी को बढ़िया करने के लिए, नीट के एग्जाम में आपके कोर्स को रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो टैबलेट की सीरीज में लेके आऊं, जिसमें हम 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं। यानी अभी तक एनसीईआरटी बायोलॉजी के 38 चैप्टर में से 19 चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो टैबलेट की पूरी बेटा सीरीज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में बेटा हमें पढ़ना है टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में, है ना, मसल के टाइप के बारे में, स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी है, जॉइंट के बारे में पढ़ना और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले मूवमेंट की बात करें तो ये लिविंग बीइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे अमीबा की बात करें तो ये सिंपल फॉर्म है मूवमेंट की। इसके अलावा अलग अलग एनिमल को आप देखेंगे तो अलग अलग एनिमल में कोई सिलिया के द्वारा मूवमेंट करता है, जैसे पैरामीशियम, फ्लैजिला के द्वारा यूग्लिना, टेंटिकल के द्वारा हाइड्रा मूवमेंट करता है। ह्यूमन की बात करें बेटा तो हम लोग अपने लिम्ब यानी हाथ पैर को मूव कर सकते हैं, जॉ यानी जबड़े को मूव कर सकते हैं, इसी वजह से हम बोल सकते हैं। आईलिड, पलकों में मूवमेंट होता है, पलकें झुकाना। टंग, टंग में मूवमेंट होता है, जीभ में, है ना, इसी वजह से खाने को हम चबा पाते हैं, खाने को लुगदी बना पाते हैं, खाने को निगल पाते हैं। अब कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म की लोकेशन या प्लेस बदल जाता है। ऐसे मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, फ्लाइंग करना, स्विमिंग करना, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट है, क्योंकि इन मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म की जो लोकेशन है बेटा ये चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करें, जैसे पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में जो सिलिया होते हैं वो मूवमेंट में मदद करते हैं, फूड के, और साथ ही लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। हाइड्रा की बात करें बेटा, हाइड्रा के जो टेंटिकल होते हैं वो फूड को या प्रे को कैप्चर करने में मदद करते हैं और साथ ही लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। हम अपने लिम्ब को यूज करते हैं बेटा बॉडी के पोस्चर को बदलने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सभी लोकोमोशन मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट द लोकोमोशंस। ऑर्गेनिज्म का जो लोकोमोशन का तरीका होता है, मेथड ऑफ लोकोमोशन, ये डिपेंड करता है हैबिटेट के ऊपर। भाई अगर आप मछली की बात करें तो उसका हैबिटेट वाटर है, तो वो वॉकिंग तो नहीं कर सकती, वो तो स्विमिंग ही करेगी। एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, मान लो आप वॉकिंग करते हुए जा रहे हो और कोई आपके आगे है, तो आपका लोकोमोशन का तरीका बदल सकता है। या कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप भागने लगोगे, यानी आपकी जो वॉकिंग है वो रनिंग में चेंज हो जाएगी। ठीक, ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते क्यों हैं? लोकोमोशन जनरली करते हैं ऑर्गेनिज्म सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, मेट, साथी ढूंढने के लिए, और साथी मिल गया तो फिर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फिर तो कमरा भी ढूंढना पड़ेगा ना, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, अच्छी जलवायु ढूंढने के लिए, और एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर, या फिर अपने दुश्मनों से या फिर अपने शत्रुओं से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते हैं। हमारी बॉडी की बात करें बेटा तो ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। एक होता है अमीबॉयड, दूसरा शेलियरी और तीसरा मस्कुलर। अमीबॉयड मूवमेंट की बात करें तो बेटा अमीबॉयड मूवमेंट हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस के अंदर और ल्यूकोसाइट यानी WBC के अंदर होता है, ठीक है। अब अमीबॉयड मूवमेंट स्यूडोपोडिया की मदद से होता है, जो बनती है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। ऐसा ही अमीबा में भी होता है। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट बेटा जैसे माइक्रोफिलामेंट, ये भी अमीबॉयड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं बेटा ये अमीबॉयड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा है कौन सा? सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट बेटा हमारे उन ऑर्गन में पाया जाता है जहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। जैसे अगर हम बात करें ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकियोल के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लिखा लेकिन फैलोपियन ट्यूब में सिलेटेड एपिथेलियम होती है। तो ट्रेकिया या ब्रोंकियोल में डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में मदद करती है सिलिया, है ना। और जो एग का पैसेज, ओवम का जो पैसेज होता है वो भी सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ही होता है। अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट बेटा
हमारे लिम्ब में, जॉ में, टंग में मस्कुलर मूवमेंट होता है, और जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो मसल की मदद से होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं मसल के बारे में। अब देखो, जो सिली और फ्लैजिला होते हैं, चैप्टर हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है कि दीज आर द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकले होते हैं, उसके आउट ग्रोथ होते हैं। अब फ्लैजिलर मूवमेंट की अगर बात की जाए तो फ्लैजिलर मूवमेंट फ्लैजिला की मदद से होता है, और ये मदद करता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म के मूवमेंट, ब्रायो में, टेरिडो में आपने पढ़ा है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये जो बेटा कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, इसमें कोइनोसाइट होते हैं जिनको कॉलर सेल या फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं बेटा, उनमें भी फ्लैजिला होता है ना। इसके अलावा यूग्लिना की बात करें बेटा, है ना, तो यूग्लिना के अंदर भी फ्लैजिलर मूवमेंट पाया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं होता है। मसल की जो ओरिजिन होती है बेटा मेसोडर्मल होती है, मसल मेसोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर होता है, और हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट मसल के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। यानी मान लो किसी पर्सन का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 किलो आ जाएगा, और 60 किलो का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलो आ जाएगा। यानी 24 से 30 किलो, अगर कोई इंसान 60 किलो का है तो 24 से 30 किलो वजन केवल उसकी मसल का है, ठीक है। अब मसल की बात करें बेटा, तो मसल को लोकेशन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल किसे कहते हैं बेटा, स्केलेटल मसल उन्हें कहते हैं जो स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच होती हैं, जैसे बोन से। ये स्ट्राइप्ड होती हैं, मतलब इनमें धारी नजर आती देखने पर, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। और इनकी एक्टिविटी को हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये मेनली इन्वॉल्व होती हैं लोकोमोटरी एक्शन में, मतलब जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, तो स्केलेटल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ ही चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को बदलने में भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं विसरल मसल। विसरल मसल हमारे हॉलो विसरल ऑर्गन, विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन के इनर वॉल में पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जब आप पढ़ते हैं मस्कुलरिस लेयर वहाँ मिलेगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपको मिलेंगी, ब्लड वेसल के अंदर आपको ट्यूनिका मीडिया में मिलेंगी। जो विसरल मसल होती है बेटा, इसमें स्ट्रिएशन नहीं होते हैं, डू नॉट शो एनी स्ट्रिएशन, और इसलिए इनको स्मूथ मसल कहा जाता है या नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। इनकी एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक। कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक मसल बेटा हमारे हार्ट में केवल पाई जाती है, ठीक है, और ये ब्रांचिंग इनमें पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती हैं, लेकिन इनवॉलंटरी नेचर की होती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब हम लोग डिटेल में स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल की बात करें तो हमारी स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल या फेसिकल से मिलकर बनी होती, जिनको आपस में बांधने का काम कनेक्टिव टिश्यू लेयर करती है, जिसे फैशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं ना, एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल पाई जाती हैं। और जो मसल फाइबर होती है बेटा, ये लाइंड होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है, उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब मसल फाइबर के अंदर जो कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, एक मसल फाइबर एक सेल है, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई, इसीलिए मसल फाइबर सिंसाइसियम होता है। अब इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मसल फाइबर के अंदर, उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का, यहाँ कैल्शियम आयन स्टोर रहता है, ठीक है। अब मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट पाए जाते हैं, ठीक। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट एक मसल फाइबर के अंदर होते हैं। अब जो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट है, एक मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, और जो लाइट और डार्क बैंड होते हैं बेटा, वो किस वजह से बनते हैं,
देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन होती है, जिसे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और जो डार्क बैंड उसे ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और उसमें मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अब दोनों जो प्रोटीन होती हैं बेटा, ये प्रोटीन जैसे एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं बेटा ये थिन होते हैं मायोसिन की तुलना में, इसीलिए जो एक्टिन होता है उसे थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। एक्टिन थिन फिलामेंट हो जाएगा और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहेंगे। अब इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर जिसे जेड लाइन कहते हैं, और जेड लाइन आई बैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और दोनों पार्ट जब डिवाइड हो जाते हैं तो वो फॉर्मली यानी टाइटली अटैच रहते हैं जेड लाइन से। इसी तरह से थिक फिलामेंट की बात करें तो थिक फिलामेंट जिसको हम ए बैंड कह रहे हैं, तो ए बैंड के मिडिल में भी एक बैंड होता है फाइब्रस मेम्ब्रेन का जिसे एम लाइन कहते हैं। तो आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है और ए बैंड के सेंटर में एम लाइन होती है। अगर फिगर आप देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आई बैंड आपको दिखाए गए है ना, आई बैंड को अगर आप देखेंगे तो आई बैंड के सेंटर में है ना, आई बैंड के सेंटर में ये देखो ये आपको ए बैंड दिखाया गया है, ठीक, ये वाला ए बैंड है, ये वाला ए बैंड आपको दिखाया गया है, और ए बैंड के सेंटर में जो लाइन होती है बेटा, यहाँ पर सेंटर में जो लाइन होगी उसे एम लाइन कहेंगे। और अगर हम आई बैंड की बात करें बेटा, तो आई बैंड ये जो दिखाया गया है इसके सेंटर में आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसे जेड लाइन के नाम से जानते हैं, इसको जेड लाइन कहते हैं, ठीक है। अब जो दो जेड लाइन है बेटा, दो लगातार जो जेड लाइन है इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। ये हो गया सार्कोमियर, ठीक है। अब देखो अगर ए बैंड को आप देखो तो ए बैंड का ये ए बैंड है, ठीक है, ये ए बैंड हो गया, ये जो दिखाया गया है पूरा ए बैंड है। अब ए बैंड को देखो तो आई बैंड यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है, ठीक है, ए बैंड का जो हिस्सा आई बैंड से ओवरलैप नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला जो पार्ट है इतना, इसको कहते हैं एच जोन। तो एच जोन ए बैंड का वो पार्ट है जो आई बैंड से या एक्टिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है, ठीक, यहाँ देख लो लिखा हुआ है। The portion of myofibril between two successive jet line is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere। तो एक सार्कोमियर की अगर बात करें, एक सार्कोमियर की अगर बात की जाए तो उसमें एक ए बैंड होगा, एक ए बैंड आएगा प्लस 2 हाफ आई बैंड, 2 हाफ आई बैंड आ जाएंगे, है ना। एक ए बैंड आएगा, देखो अगर एक सार्कोमियर को देखो तो एक ए बैंड पूरा आ जाएगा और 2 हाफ आई बैंड आएंगे, एक इधर से और एक इधर से, हाफ हाफ आएगा, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली overlap the free end of thick filament leaving the central part of thick filament. This central part of thick filament not overlapped by thin filament is called H zone। H zone इसे कहते हैं, ठीक है। तो थिक फिलामेंट या ए बैंड का वो हिस्सा जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं उसे एच जोन कहा जाता है। तो ये सारे टर्म आपको ध्यान रखने, ए बैंड, एम लाइन, जेड लाइन, आई बैंड, एच जोन, सार्कोमेर, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो अगर हम एक्टिन यानी थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट जो होता है वो 2 फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है जो आपस में एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, ठीक है, लिपटे हुए रहते हैं। एक एक्टिन फिलामेंट पॉलीमर होता है ग्लोब्यूलर जी एक्टिन का, ठीक। आप फिगर में अगर देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एफ एक्टिन 2 दिखाए गए हैं और इन एफ एक्टिन का फॉर्मेशन, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इनको जी एक्टिन कहते हैं, ये जी एक्टिन है। तो जो जी एक्टिन आपको दिखाए गए हैं ये जी एक्टिन अगर आप देखो तो एक ये रो आपको दिखाई दे रही है, दूसरी ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली, और ये आपस में लिपटे हुए दोनों। तो दो एफ एक्टिन एक एक्टिन को बनाते हैं और एक एक्टिन जो होता है बेटा वो एक एक्टिन 2 एफ एक्टिन से बना होता है और जो एफ एक्टिन होता है वो जी एक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक एक्टिन 2 एफ एक्टिन से बना होता है और जो एफ एक्टिन होता है वो जी एक्टिन से बना होता है।
टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू एफेक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो दूसरी प्रोटीन यहाँ पर हो गई ट्रोपोमायोसिन। एक तो हो गया एफेक्टिन, ठीक, एफेक्टिन हो जाएगा। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट, ये भी आप देख सकते, ये देखो ट्रोपोमायोसिन जो रस्सी की तरह दिखाई दे रही, इसके भी 2 फिलामेंट हो जाएंगे, ठीक, ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट हो। फिर कह रहे हैं तीसरी प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। आप देख सकते हो ये भी जो ट्रोपोनिन है बेटा, ये ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल के बाद है। तो बेटा एक्टिन फिलामेंट में 3 प्रोटीन हो गई, एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। क्लियर। अब देखो रेस्टिंग स्टेट की बात, रेस्टिंग का मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे उस स्टेट में अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, उसमें 3 सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट मास्क करती, मास्क मतलब छिपा के रखती है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। वो एक्टिन पे पाए जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखती, छिपा के रखती है। अब आते हैं मायोसिन यानी थिक फिलामेंट की बात करते हैं। ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन है, थिन फिलामेंट भी पॉलीमराइज है और थिक फिलामेंट भी पॉलीमराइज प्रोटीन यानी पॉलीमर है। इनके मोनोमेरिक प्रोटीन को मीरोमायोसिन कहा जाता है। मीरोमायोसिन की बात करें बेटा तो बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। अब मीरोमायोसिन के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक ग्लोब्यूलर हेड होता है जिसमें एक शॉर्ट आर्म होती है और दूसरा पार्ट टेल होता है। जो ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म है उसको हैवी मीरोमायोसिन एचएम कहते हैं और जो टेल वाला पार्ट है उसे लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है। अब जो एचएमएम कंपोनेंट है जिसको हेड और शॉर्ट आर्म कहते हैं, ये रेगुलर इंटरवल पर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहता है और इसे क्रॉस आर्म का नाम दिया जाता है। तो हैवी मीरोमायोसिन को क्रॉस आर्म भी कहते हैं। और ये जो हेड होता है बेटा, हेड एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है एक्चुअली, ठीक है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम होता है और इसके पास बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए और साथ ही बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन के लिए। देख सकते हो आप एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट दोनों हेड के ऊपर पाई जाती हैं। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पार्ट को कहते हैं आर्म और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं टेल। ठीक है। और हेड और आर्म को ही मिला के क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म या हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं और टेल को क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन के नाम से जानते हैं। तो ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया बेटा, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज द मीरोमायोसिन। अभी जो मीरोमायोसिन आपको दिखाया गया बेटा, ये मीरोमायोसिन मायोसिन का मोनोमर है और ये आपको एफ एक्टिन यहाँ पर दिखाया गया, सॉरी ये आपको एक एक्टिन दिखाया गया पूरा और इस एक्टिन के अंदर बेटा आपको एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है बेटा वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है और ये मैकेनिज्म बताती है कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, यानी जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, सरकता है। ठीक, कैसे शुरुआत होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है एक सिग्नल के द्वारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को मिला के मोटर यूनिट कहते हैं और जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा मसल फाइबर के बीच उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। जब न्यूरल सिग्नल पहुंचता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर तो एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है जिससे सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है पूरे मसल फाइबर में फैल जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से जो कैल्शियम है वो बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन की उस सब यूनिट से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखती है। और इस तरीके जैसे ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ेगा वो मास्किंग रिमूव हो जाएगी और मास्किंग के रिमूव होने के बाद अब जो एटीपीएस एंजाइम वो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा और जो मायोसिन का हेड है ये बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट ऑन एक्टिन से, मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा और इससे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये क्रॉस ब्रिज बन गया, ये देखो क्रॉस ब्रिज बन गया। मायोसिन का हेड जब बाइंड कर जाएगा एक्टिन के साथ में तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है। अब
अब जो मायोसिन फिलामेंट है बेटा, अब मायोसिन फिलामेंट है जो क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज पुल करता, खींचेगा एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, और ए बैंड का सेंटर क्या, एम लाइन की तरफ खींचेगा। और जब एम लाइन की तरफ ए बैंड खींचेगा एक्टिन फिलामेंट को, तो जेड लाइन जो अटैच है एक्टिन के साथ वो भी अंदर की तरफ खींच जाएंगी, जिससे जब अंदर की तरफ दोनों तरफ से जेड लाइन खींचेगी तो सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, और सार्कोमियर का शॉर्ट होना ही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ये देख सकते हो आप, पहले अगर आप देखो तो बेटा सार्कोमियर जो दिखाया गया वो इतना है, ये इतना सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच में, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप देखो तो दो जेड लाइन के बीच की दूरी कम हो गई, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में दो जेड लाइन के बीच की दूरी सबसे कम हो गई। तो पहले सार्कोमियर ज़्यादा था, फिर सार्कोमियर उससे कम हो गया, और फिर उससे कम हो गया, यानी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में आप देखोगे तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एच जोन दिखाई दे रहा है, इतना एच जोन है, यहाँ पर इतना एच जोन है, और यहाँ पर एच जोन डिसअपियर हो गया। क्लियर? अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय आपको ध्यान रखना है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूब पूछा गया नीट में, आई बैंड छोटा होगा, एच जोन छोटा होगा, सार्कोमियर छोटा होगा, लेकिन ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन का तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम आयन को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में ना भेज दिया जाए। और जब कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे तो जो ट्रोपोनिन है वो मास्क कर देगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को, और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज रिलैक्सेशन। अब अलग अलग मसल फाइबर में रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का टाइम अलग अलग होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल अगर मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल बार बार एक्टिवेट हो रही, तो इससे आपकी मसल में एक्युमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और इसकी वजह से फटीग यानी थकावट होती है और मसल में पेन शुरू होता है। हमारी मसल के अंदर एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। हमारे ब्लड में रेड कलर का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, मसल में रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है कुछ मसल फाइबर में जिन्हें रेड फाइबर कहते हैं, और इसी वजह से इनका अपीयरेंस रेड होता है। साथ ही साथ रेड मसल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और चूंकि ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं इसलिए इन्हें एरोबिक मसल का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ मसल ऐसी होती है जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, इस वजह से ये वाइटिस नजर आते हैं और इन्हें वाइट फाइबर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इनमें काफ़ी कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये एनारोबिक प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इन्हें एनारोबिक फाइबर भी कहा जाता है। तो ये हो गया मस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बेटा, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम बोन और कुछ कार्टिलेजेस के द्वारा बना हुआ है हमारा, और स्केलेटल सिस्टम का जो मेन रोल है, ठीक है, वो बॉडी के मूवमेंट में है। अब अगर हम बोन की बात करें बेटा तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो बोन होती है बेटा ये इनमें हार्ड मैट्रिक्स होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, और अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं बेटा तो कार्टिलेज में स्लाइटली प्लेबल मैट्रिक्स होता है क्योंकि इनमें कॉन्ट्रॉइटिन सॉल्ट पाए जाते हैं। ह्यूमन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो हमारी बॉडी में 206 हड्डियां और कुछ कार्टिलेजेस पाई जाती हैं। यहाँ पर हम 206 बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम उसके दो डिवीजन है, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन में आते हैं 4 पार्ट, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स आती हैं, ठीक है, ये 4 पार्ट आ गए। अब स्कल की बात करें बेटा 29 बोन है टोटल यहाँ पर, और स्कल के अंदर क्या क्या आएगा, स्कल के अंदर क्रेनियल और फेशियल बोन आएंगी। क्रेनियल बोन जो होती है बेटा 8 होती हैं, ठीक है, और ये हमारे ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है जिन्हें क्रेनियम कहते हैं,
फेशियल रीजन में 14 बोन होती तो 22 ही हो गई। इसके अलावा एक सिंगल यू शेप बोन होती जिसे हाइड बोन कहते हैं, ये बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर पाई जाती है। और साथ ही साथ एक मिडिल ईयर के अंदर 3 टाइनी बोन पाई जाती है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप, दोनों कान मिला के 6 हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्रेनियल बोन हो गई 8, फेशियल बोन हो गई 14, एक हो गई हाइड और 6 हो गई ईयर ऑस्किल। टोटल जोड़ लोगे तो 29 बोन हमारे स्कल में हो गई। ठीक है, मैलियस इनकस स्टेप को मिला के ईयर ऑस्किल कहा जाता है। अब ये जो हमारा स्कल है आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल की मदद से, इसलिए ह्यूमन का स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है। ये देखो यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपको दिखाए गए हैं और ऑसिपिटल कॉन्डाइल 2 हैं, इसीलिए ह्यूमन का स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा जो पार्ट है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल में पहला पार्ट क्या है? स्कल हमने पढ़ लिया है ना, स्कल हमने पढ़ लिया है। दूसरा पार्ट क्या है? वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसमें 26 बोन होती है जिन्हें वर्टिब्री का नाम दिया जाता है। ये डॉर्सल साइड में पाई जाती हैं और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड करता है और ये हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ट्रंक मतलब हमारे धड़ का मुख्य ढांचा तैयार करता है। अब हर वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन जिसे न्यूरल कैनाल के नाम से जानते हैं, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। न्यूरल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अब जो पहली वर्टिब्रा उसे एटलस कहते हैं, दूसरे वाले को एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पहला वर्टिब्रा है यही आर्टिकुलेट करता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं ये हमारे स्कल का पार्ट है। ठीक, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो होते हैं वो पहली वर्टिब्रा के साथ में आर्टिकुलेट करते हैं। अब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 5 पार्ट में डिफरेंशिएटेड, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्री या 7 बोन है, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 1 जो कि फ्यूज है और कॉक्सियल में 1 फ्यूज है। सर्वाइकल वर्टिब्री का जो नंबर होता है वो ज़्यादातर मैमल में 7 होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल मैमल लिखा है, सारे मैमल में नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। सी काऊ हो गया, उसमें एक्सेप्शन होता है। एक वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड, सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। बैक मतलब पीठ, पीठ की जो मसल होती हैं वो भी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। तीसरा पार्ट है स्टर्नम। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स यहाँ पर पाई जाती है। चौथा जो पार्ट है हमारे एक्सियल स्केलेटन का वो रिब्स है। ह्यूमन में 12 पेयर रिब पाई जाती हैं और ये जो रिब होती है बेटा ये फ्लैट बोन होती हैं जो डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। अब रिब में 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, 2 अटैचमेंट सरफेस होती हैं डॉर्सल साइड पे, इसीलिए इसे बाइसेफेलिक कहते हैं। पहली जो 7 पेयर रिब होती हैं उन्हें ट्रू रिब कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती है और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती हैं और स्टर्नम से अटैच होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा। जो 8th, 9th और 10th पेयर रिब होती हैं ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं बल्कि 7th रिब से अटैच होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा, इसलिए इन्हें फॉल्स या वर्टिब्रो कॉन्डल रिब कहते हैं। और जो लास्ट 2 पेयर रिब होती हैं आखिरी 11th और 12th पेयर, ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। ठीक है, अब देखो थोरैसिक वर्टिब्री कितनी 12, रिब कितनी 12 पेयर और स्टर्नम ये मिलकर रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। रिब और रिब केज यहाँ पर आपको दिखाया गया, इसमें स्टर्नम आपको दिखाया गया है, 12 पेयर यहाँ पर आपको रिब दिखाई गई हैं और 12 थोरैसिक वर्टिब्री आपको दिखाई गई। ठीक है, अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें बेटा तो इसमें लिम्ब आ जाते हैं और उसके साथ गर्डिल आ जाते हैं। हमारे लिम्स में 120 बोन है, गर्डिल में 6 बोन है, तो टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन हो जाएंगे। अब लिम्ब हमारे पास 4 है क्योंकि हम टेट्रापोडा के मेंबर हैं, टेट्रापोडा हमारा सुपर क्लास है, तो 4 हैं, तो इसका मतलब 120 टोटल है, 4 लिम्ब हो गए और डिवाइड कर दोगे तो ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। अब बोन ऑफ हैंड की बात करें बेटा, फोरलिम्ब की बात करें तो इसमें ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई वाली बोन जहाँ घड़ी बांधते हैं 8 होती हैं, मेटाकार्पल पाम बोन हथेली में पाई जाती 5 होती हैं और फेलेंजिस डिजिट कहते हैं उंगलियों और ऊठे में 14 बोन पाई जाती हैं। तो टोटल जोड़ोगे तो 30 बोन आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हाइंड लिम्ब की, तो फीमर थाई बोन ये लॉन्गेस्ट बोन बॉडी की है, टिबिया फिबुला, टार्सल को एंकल एडी वाली बोन कहते हैं 7 होती हैं, मेटाटार्सल ये हमारे जो
तलवा होती है उसमें पाई जाती 5 होती हैं, और फेलेंजेस उंगलियों और अंगूठे में पाई जाती डिजिट ये 14 होती हैं। ये हाइंड लिम्ब की बोन हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर एक कप शेप बोन होती है, इसको पटेला कहते हैं, और ये भी नी को वेंट्रली कवर करती है, इसे नी कैप भी कहते हैं। तो टोटल यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फीमर, एक टिबिया फिबुला 3 हो गई, टॉर्सल 7 10 मेटाटॉर्सल 5 15 डिजिट 14 29 और एक पटेला 30 बोन यहाँ भी हो गई। ठीक है, तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में 30 बोन हो जाएंगी बेटा। तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों पैर में 30 टोटल हो गए 120। अब आते हैं 6 बोन जो गर्डिल में पाई जाते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। देखो, जो पेक्टोरल गर्डिल ये हमारे अपर लिम्ब हाथ को एक्सियल से जोड़ता है, और जो पेल्विक गर्डिल है ये हमारे पैरों को जोड़ता है, किससे? एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब दोनों जो गर्डिल होते हैं वो 2 हाफ से बने होते हैं। ठीक है, ईच गर्डिल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ। जैसे पेक्टोरल गर्डिल के जो 2 हाफ हैं, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डिल के एक हाफ में 2 बोन है, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला है। जो स्कैपुला है ये लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है, फ्लैट होती है, और ये थोरैक्स में सिचुएटेड होती है बिटवीन द सेकेंड एंड 7th रिब। इसको कैसे याद करेंगे? SSS। स्कैपुला सेकेंड और 7th रिब के बीच में लोकेटेड होता है। अब स्कैपुला की बात करें बेटा, तो स्कैपुला में एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है जिसे स्पाइन कहते हैं, और स्पाइन प्रोजेक्ट होता है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। एक्रोमियन के रूप में एक्सपेंड कर जाता है। अब जो क्लेविकल होती है बेटा ये आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन से। अब एक्रोमियन के नीचे बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। क्लेविकल की बात करें बेटा तो क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं, और इसमें ये सिलेंडर मतलब पतली बोन जिसमें 2 कर्वेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है नीट के लिए। अब पेल्विक गर्डिल की बात करें, पेल्विक गर्डिल 2 कॉक्सियल बोन से बनी है। एक कॉक्सियल बोन 3 बोन की फ्यूजन से बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस 3 बोन फ्यूज करके एक कॉक्सियल बोन बनाती हैं। और जहां पर तीनों बोन फ्यूज करती हैं, वहां पर एक कैविटी बनती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, और यहाँ पर थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। 2 जो हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डिल के, मतलब 2 जो कॉक्सियल बोन होती हैं, ये वेंट्रली मीट करती हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं, और इनके बीच में फाइब्रस कार्टिलेज होता है। अब आते हैं ज्वाइंट की बात करते हैं। ज्वाइंट की बात करें बेटा तो ज्वाइंट हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए जरूरी है, और हमारी बॉडी में जो ज्वाइंट होते हैं बेटा ये ज्वाइंट फलक्रम की तरह काम करते हैं। ज्वाइंट एक्ट एज फलक्रम, इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में फलक्रम पढ़ते हैं आप। अब ज्वाइंट की बात करें बेटा तो ज्वाइंट 3 तरह के होते हैं, एक होता है फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस और तीसरा साइनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये जो ज्वाइंट है बेटा ये हमारी स्कल बोन में पाए जाते हैं, और स्कल बोन जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, एंड टू एंड फ्यूज हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इन द फॉर्म ऑफ सूचर। सूचर के फॉर्म में फ्लैट स्कल बोन जुड़ जाती है जिससे क्रेनियम बनता है। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देता है। दूसरा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में जो बोन इन्वॉल्व होती हैं बेटा वो आपस में कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं, जैसे ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट। अब आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होता है। यहाँ पर 2 बोन के बीच में फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी पाई जाती है ना, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ ध्यान रखना, फाइब्रस में नो मूवमेंट, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। कार्टिलेजिनस में अगर आप देखो तो लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है, और साइनोवियल में कंसिडरेबल मूवमेंट हो रहा है। अब जो साइनोवियल जॉइंट है बेटा, साइनोवियल जॉइंट ये लोकोमोशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल बाल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल आपको मिलेगा। इसके अलावा हिंज जॉइंट, नी जॉइंट हो जाएगा, घुटने वाला जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में यानी C1 और C2 वर्टिब्रे के बीच मिलेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट ये कार्पल्स के बीच में पाया जाएगा, है ना। सैडल जॉइंट की बात करें तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में, और ये सारे जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। साइनोवियल जॉइंट खूब पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, लास्ट टॉपिक है ये।
तो पहला डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग बात करेंगे। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये एनएमजे को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फटीग, थकावट, वीकनिंग, कमजोरी एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स में आपको दिया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के नाम से। टिटैनी की बात करें, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल में ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस की बात करें बेटा, तो अर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मास डिक्रीज कर जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, फीमेल में खास तौर से मेनोपॉज के बाद ये दिक्कत होती है। और फिर आते हैं गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड के क्रिस्टल, अभी नीट में लेटेस्ट ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो यह आपका पूरा टॉपिक हो गया बेटा यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो हैंड रिटन वाला हो पढ़ाई, लेकिन बेटा जो डाइजेशन ब्रीदिंग वाला चैप्टर था, बॉडी फ्लूइड वाला था, उसका तो हैंड रिटन था तो मैंने करा दिया था, लेकिन बाकी जो 4 चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियो का, इनका हैंड रिटन नोट नहीं है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में आएंगे चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में। जय हिंद।